हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब मरणोत्तर काल के बारे में जो हमने पढ़ा था उसी से संबंधित आज एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, अपने साथ एक नोट पैड लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को काउंट करते जाएं और आप यह देखेंगे कि आपको कितने सारे इनमें सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इनमें से पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप जो है अपनी नोट पैड में काउंट करते जाएं, अन्यथा हमारे साथ साथ आंसर इसका देते चलें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन है स्ट्रेटो 2 और स्ट्रेटो 1 और डेमेट्रियस और मिनांडर। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, कि स्ट्रेटो 2 या स्ट्रेटो 1 या फिर डेमेट्रियस या फिर मिनांडर। तो किसने शीशे के सिक्के जारी किए थे? कौन? तो हिंद यवन शासकों में से कौन थे? ठीक है, तो आप इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा स्ट्रेटो 2, जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिंद यवन शासकों में शीशे के सिक्के को जारी किए थे। कौन? स्ट्रेटो 2। ठीक है, दूसरे जो कि सबसे पहले हिंद यवन शासकों में इन्होंने शीशे के सिक्के को जारी किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके आंसर को देख सकते हैं। देखते हैं, देखिए दोस्तों, वही बात कहा जा रहा है कि स्ट्रेटो 2 ने शीशे के सिक्के जारी किए थे और इस हिंद यवन शासकों का शासन जो कि 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक इनका माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर बताइएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित शासकों में से किसने सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित है? ठीक है, किसके सिक्के पर? ठीक है, तो किस शासक के सिक्के पर बताया जा रहा है कि किस शासक के सिक्के पर जो कि सकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो पहला ऑप्शन है कि होविस्क, दूसरा है कनिष्क और तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है आगाथोक्लिज। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइएगा कि किसके सिक्के पर जो है सकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा आगाथोक्लिज, जो कि इनके सिक्के पर कहा जा रहा है सकर्षण एवं वासुदेव दोनों का जो चित्र है क्या इस पर अंकित किया गया? किसके अंकित किया गया? ठीक है, तो किसके सिक्के पर? तो आगाथोक्लिज के सिक्के पर किया गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं थे? ठीक है, यानी कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर प्रसेनजीत। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर बताएंगे कि कौन से एक अन्य जो तीनों के समकालीन नहीं थे, मतलब समसामयिक नहीं थे। ठीक है, तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या फिर प्रसेनजीत। तो आप इसके आंसर बताइएगा कौन नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर मिलन जो थे, मिलिंद जो कि तीनों के जो कि समसामयिक नहीं थे। ठीक है, तीनों का जो काल चल रहा था उनके साथ में मिलिंद यहाँ पर नहीं थे। इस प्रकार से बिंबिसार, गौतम और प्रसेनजीत इनके क्या तीनों एक प्रकार से देखा जाए तो समसामयिकी थे, जिनको तीनों काल जो है एक साथ चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिंबिसार जो कि 444 से लेकर 492 ईसा पूर्व जो कि मगध साम्राज्य के महत्ता प्रभावशाली संस्थापक माना जाता है किसको? बिंबिसार को, और यह हर्यक कुल के से संबंधित था। प्रसेनजीत की बात करें हम तो कौशल महाजनपद जो का राजा था और वह महात्मा बुद्ध के समकालीन था। गौतम बुद्ध की बात करें हम तो 563 से 483 ईसा पूर्व जो कि बौद्ध धर्म का परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, और मिनांडर की बात करें हम, जिन्हें हम मिलिंद के नाम से जानते हैं। ठीक है, मिनांडर को इन्हें उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। ठीक है, और इस समय इसका 155 से लेकर 165 से 130 ईसा पूर्व जो कि देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? ठीक है, यानी काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों में मिलता है? ठीक है, तो ऑप्शन है कि कठियावाड़ के रुद्रामन के अभिलेखों से या फिर अशोक के अभिलेखों से या राजेंद्र प्रथम के अभिलेखों से। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेखों से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कठियावाड़ के जो रुद्रावन के जो अभिलेख लिखे गए हैं उनमें से काव्य शैली का जो कि यहाँ पर नमूना दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं।
देखिए दोस्तों, वही लिखा हुआ है कि रुद्रामन जो कि 130 से 150 ईसा पूर्व का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है, ठीक है, गिरनार पर्वत पर स्थित है, ठीक है। और यहीं पर देखा जाता है ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन को आप बताइएगा कि किस अभिलेखों से रुद्रामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, ठीक है। तो जस्ट हमने देखा, ठीक है, कहाँ पर, तो जूनागढ़ के अभिलेखों से, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वही सेम बात लिखा गया है यहाँ पर, देखिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बिना पैगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि दोबारा उसको जो है बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या रुद्रामन प्रथम, ठीक है। यानी बिना पैगार कहने के बना बिना मजदूरी के, ठीक है, किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किसने करवाया था। तो रुद्रामन प्रथम ने जो है बिना पैगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म कद्रमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किया, ठीक है। यानी कि जो कि कार्दमक जो क्षत्रपों की बात की जा रही, ठीक है, कि किस धातु में जो कि अति दुर्लभ सिक्के को प्रचलित किया था। तो तांबा था, रजत था, प्रोटीन था या फिर स्वर्ण था। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि काद्रमक जो क्षत्रपों ने अगर देखा जाए तो तार्म धातु के में अति दुर्लभ सिक्कों के प्रचलित किए थे। दोस्तों यदि हमारे आप थ्योरी वाली क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरी वाले क्लास को देख लें, जो कि मैं मरणोत्तर काल के बारे में पढ़ाया हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एक तरफ से सूची दिया हुआ, दूसरी तरफ से सूची दो में हमको मैच करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, ड्रीमेट्रियस की बात करें हम और उसका रुद्रामन और गोंडो फर्निच और उसके बाद भीम, एक प्रकार इस इधर देखे जाए तो पहलव है, कुषाण है, हिंद यूनानी है और शक है, ठीक है। तो ड्रीमेट्रियस है, एक तरफ से देख सकते रुद्रामन है, गोंडो फर्निच है और भीम है। तो आप इसका मैच करेंगे, ठीक है। तो मैच करने का प्रयास करें। देखिए अगर ड्रीमेट्रियस की बात करें हम तो अगर ड्रीमेट्रियस की बात करें हम तो एक प्रकार का देखा जाए तो हिंद यूनानी से संबंधित इनका था, ठीक है, ड्रीमेट्रियस का, ठीक है। उसके बाद अगर रुद्रामन की बात करें हम तो रुद्रामन एक प्रकार का देखा जाए तो जो कि हमारा क्या था, शख्स से संबंधित है इनका, ठीक है। और गोंडो फर्निच की बात करें हम तो इनका संबंध किससे था, तो गोंडो का इसका पल्लव से संबंध था, ठीक है। उसके बाद भीम की बात करें हम तो इनका संबंध कुषाण से था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ड्रीमेट्रियस का संबंध यूनानियों से था, रुद्रामन का संबंध शकों से था, जबकि गोंडो फर्निच का संबंध किससे था, पल्लव से था, और भीम का संबंध कुषाण से था, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आप सी लगाकर निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए वही बात लिखी गई है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा है कि उत्तरी और यानी कि उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक जो संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे किसने किया था, इसके आंसर बताने का प्रयास किया, ठीक है। देखिए अगर उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत की बात करें हम तो सबसे अधिक अगर तांबे के सिक्के जारी करने वाले कौन थे, तो यहाँ देखा जाए तो इंडो ग्रीको या कुषाणों। तो यहाँ कुषाणों ही थे जो सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के को जारी किए थे। तो आप तांबे के सिक्के के लिए आप कुषाणों को आंसर लगा सकते हैं, जो कि उत्तर और उत्तरी पश्चिम भारत में सबसे अधिक जो तांबे के सिक्के को जारी किए थे किसने, तो कुषाणों के द्वारा किया गया था, ठीक है। यहाँ पर है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे, क्या करें, नियमित रूप से सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन है सतवाहन, शक, कुषाण या फिर पार्थियन, ठीक है। तो सारे के सारे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि प्राचीन भारत की बातें की जा रही, ठीक है, कि नियमित रूप से सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि नियमित रूप से अगर सोने के सिक्के चलाने का काम करने वाले कौन थे, तो कुषाण थे। कौन थे, तो कुषाण थे जो कि नियमित रूप से सोने के सिक्के को चलवाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुषाण के नाम यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ, ठीक है। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ, यानी कि जैसे कि भीम कन्फ्यूशियस, उसके बाद कनिष्क या फिर नहपान या फिर बुद्धगुप्त। तो ये बताया जा रहा है कि किसके सिक्के पर, किस शासक के सिक्के पर बुद्ध का जो है उस पर अंकन किया गया है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बुद्ध का अगर बात करें हम तो कनिष्क के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उस पर बुद्ध के जो कि क्या उसको अंकित किया गया, यानी कि उसको चित्र बनाया गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय
दिया जाता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो ऑप्शन है कुजुल कंठफिसेस, दूसरा है भीम कंठफिसेस, या तीसरा है कनिष्क प्रथम, या चौथा है कि होभिस्क, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि किस शासक की बात की जा रही है। तो शासक का नाम क्या है? तो भीम जो कि कंठफिसेस, जो कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इनको दिया जाता है, ठीक है। किसे? भीम कंठफिसेस को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्के में प्रचलित नियमित उपयोग किया था? यानी कहने का मतलब है कि किसने भारत में, यानी कहाँ भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित लगातार उपयोग के लिए इसका किया था, ठीक है। तो ऑप्शन है भीम कंठफिसेस ने, या कुजुल कंठफिसेस ने, या फिर कनिष्क ने, या फिर हरबिज ने, ठीक है। किसने किया था? तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर नियमित उपयोग के लिए अगर किसी ने सिक्के को प्रचलित करवाया था, सोने के सिक्के, तो वो भीम कंठफिसेस था, ठीक है, जो कि नियमित रूप से सोने के सिक्के उपयोग के लिए यहाँ चलवाया था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो कि स्वर्ण मुद्रा चलाया था, ठीक है। यानी कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर स्वर्ण जो कि मुद्रा का प्रचलन किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पुष्यमित्र शुंग ने, मेनांडर ने, भीम कंठफिसेस ने, या फिर गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताइएगा, ठीक है, कि किसने यानी कि सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर, यानी कि एक बहुत बड़े पैमानों पर सोना के जो सिक्के प्रचलन करवाया था, ठीक। तो वो कौन था? तो भीम कंठफिसेस था, ठीक है, जो कि व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्राएं को यहाँ पर प्रचलित करवाया था, ठीक है। तो आप इसको जो कि भीम कंठफिसेस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। देखिए वही यहाँ बातें कही जा रही, ठीक है। आइए उसके बाद है दोस्तों कि योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है, ठीक है। यानी कि योद्धे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ऑप्शन है वासुदेव, मित्र, इंद्र, या फिर कार्तिकेय, ठीक है। तो योद्धे के सिक्कों पर किसका जो कि अंकन मिलता है? तो आप इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो योद्धे के सिक्के हैं उनमें कार्तिक जो कि देवता का, भगवान का जो है अंकन यहाँ पर देखने को मिलता है। किसका? कार्तिक भगवान का, ठीक है, देवता को। देखिए वही यहाँ पर बातें कही जा रही है दोस्तों, योद्धे का प्रमाण जो कि पुराण, अष्टाध्यायी और जगह बृहद संहिता आदि ग्रंथों से मिलता है, ठीक है। और इस साम्राज्य की बात करें दक्षिण पूर्वी पंजाब और यहाँ पर राजस्थान के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसके आंसर को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद कनिष्क सारनाथ जो कि बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? यानी कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ऑप्शन है 78 ईसा सन में, या फिर 81 ईसा सन में, या फिर 98 ईसा सन में, या फिर 21वीं ईसा सन में, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि कनिष्क सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की जो तिथि की बात करें हम, तो कौन सा तिथि है? 81 ईसा सन में, ठीक है। इस प्रकार से आप 81 ईसा सन को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यही यहाँ बात कही जा रही है कनिष्क के सारनाथ जो कि बौद्ध अभिलेखों की तिथि 81 ईसा सन है, ठीक है। और यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राजरोहन जो कि 78 ईसा सन में कनिष्क का राजरोहन हुआ और तीसरे वर्ष सारनाथ में इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था? तो जस्ट हम ऊपर देख के भी आ रहे हैं, ठीक है। कब हुआ था? तो 78 AD में हुआ था, यानी ईसा सन में हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि कनिष्क के राजरोहन 78 ईसा सन में हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर। तो शक संवत कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो बता सकते हैं कि शक संवत को कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो 58 ईसा पूर्व में, या फिर 78 ईसा पूर्व में, या 320 ईसा पूर्व में, या 606 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो आप इसके आंसर बता सकते हैं, ठीक है, कि कब किया गया था, ठीक है। तो शक संवत की बात करें हम तो 78 ईसा सन में किया गया था जब कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है। उस टाइम से आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए वही बात कहा जा रहा है, ठीक है दोस्तों, कि जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य जो कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 यानी कि 135 विक्रम संवत जो शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य यानी कि इसके उपलक्ष्य की बात करें हम, एक शक संवत चलाया था, ठीक है, शक संवत को चलाया था, ठीक है। और इस प्रकार से प्रारंभिक तिथि की बात करें हम तो 135 माइनस 57 तभी जाकर 78 ईस्वी आती है, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, कि विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों
का अंतर है, ठीक है, यानी कि विक्रम एवं शक संवतों में कितने अंतर में है, ठीक है, कितने अंतर है, ठीक है, तो वही दिखा सकते हैं, ठीक है, कि 57 वर्ष, 78 वर्ष, या फिर 135 वर्ष, या फिर देख सकते हैं 320 वर्ष, ठीक है। तो उस प्रकार ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कितना, तो 135 वर्ष क्या है, अंतर है, ठीक है। इस प्रकार से 135 आप लगा दीजिएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बातें कही जा रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक, जो कि एक चैत ग्रेगरियन कैलेंडर पर आधारित है, ठीक है, यानी कि 365 दिन के समान वर्ष के, तो निम्नलिखित तिथियों में से किस एक में तदानुरूप है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, 22 मार्च अथवा 21 मार्च, 15 मई अथवा 16 मई, 21 मार्च अथवा 30 मार्च, 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कितने का है। तो देख सकते हैं कि 22 मार्च अथवा 21 मार्च की बात हो रही है, ठीक है, जो कि समान, अगर जो देखा जाए कि जो ग्रेगरियन कैलेंडर पर आधारित है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, उसी बात को कहा जा रहा था कि चैत भारतीय जो कि राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है, ठीक है, चैत महीना जो बोलते हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां जो कि ग्रेगरियन कैलेंडर की तिथि अस्थायी रूप से मिलती जुलती है, ठीक है। इसलिए 1 चैत मार्च को हम एक और लीप वर्ष 21 मार्च को यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत को कब प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो विक्रम संवत को कब प्रारंभ किया गया था, तो आप इसका आंसर बताइएगा। 78 ईसा पूर्व में, सॉरी, और 57 ईसा पूर्व में, या फिर 72 ईसा पूर्व में, या फिर 76 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो विक्रम संवत को कब प्रारंभ हुआ था, ठीक है, तो 78 ईस्वी में, 57 ईसा पूर्व में, 72 ईसा पूर्व में, या फिर 56 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कब किया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि विक्रम संवत की बात हो रही, ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व की बात हो रही, ठीक है। इस प्रकार से 57 ईसा पूर्व लगाकर आप निकल जाए दोस्तों। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और उनमें उत्तर कोड के अनुसार उत्तर दें, ठीक है। जैसे देख सकते हैं, ठीक है, एक तरफ से हमारा अश्वघोष है, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो हमारा वासुदेव है, कालिदास है और कंबन है, ठीक है। इस प्रकार से क्या बोल रहे हैं, इनको एक कोड देना, समकालीन, जो कनिष्क के समकालीन, जो कनिष्क के साथ साथ इनका भी जो काल चल रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, अश्वघोष है, वसुदेव है, कालिदास है और कंबन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अगर कनिष्क की बात की जा रही है, ठीक है, तो कनिष्क के समय में अश्वघोष और वसुमित्र, यहाँ पर दोनों को दिखाई देता है, दोनों का काल जो है सेम रूप से यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, अश्वघोष और किसका, तो वासुदेव का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आंसर सी लगाकर आप निकल जाइए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए, वही बात यहीं कही जा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि अश्वघोष कनिष्क के जो राजकवि थे और वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वानों में से एक थे, ठीक है। और चतुर्थ बोध संहिता की बात करें हम, तो जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष और जो कि हमारा वसुमित्र दोनों मिलकर यहाँ पर किए थे, ठीक है। और कालिदास जो गुप्त काल में हुआ करते थे, जबकि कंबन एक प्रकार का देखा जाए तो 12वीं शताब्दी के यहाँ पर थे, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष किसका समकालीन है, तो जस्ट अभी देखिए हम लोग सब किसके समकालीन थे, तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका आंसर आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगला बताइए 25 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, ठीक है। तो अभी देखिए जैसा सोल्यूशन, तो कनिष्क के दरबार में बहुत सारे लोग रहते थे, जैसे कि अश्वघोष हो गया, चरक हो गया, नागार्जुन हो गया या पतंजलि हो गया। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि कौन संबंध नहीं है। देखिए, अश्वघोष की बात करें तो बिल्कुल था, अभी जस्ट ऊपर देख रहे हैं, चरक भी था जो कि पढ़े हैं, तो यहाँ पर पतंजलि नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर पतंजलि की बात करें हम, तो कनिष्क के दरबार में ये नहीं रहते थे, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि अश्वघोष जो कि नागार्जुन, परसों तथा चरक के चारों के ही कनिष्क के दरबार में रहते थे। कौन, तो अश्वघोष की बात करें और नागार्जुन की बात करें और पार्श्व और चरक की बात करें, ठीक है। तो ये सभी कहाँ रहते थे, तो कनिष्क से संबंधित है, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, ठीक है। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की, ठीक है, और महर्षि पतंजलि जो कि समकालीन विद्वान थे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है, आप इस बातों को देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं गया था, यानी कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, कौन, तो देखिए अभी यहाँ पर जस्ट पढ़ के आए थे कि अश्वघोष
पार्श्व, वसुमित्र या फिर विशाखदत्त। तो जैसे हम लोग पढ़े भी हैं, ठीक है, कि देखा जाए तो अश्वघोष तो थे ही, ठीक है, पार्श्व भी थे, वसुमित्र थे, जबकि विशाखदत्त यहाँ पर ही जो कनिष्क के दरबार में नहीं गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है विशाखदत्त का नाम को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर के, कि निम्नलिखित नगरों में से किसके उल्लेख कनिष्क के जो कि अब तक अभिलेखों में नहीं है, ठीक है, यानी यहाँ अब तक होगा, ठीक है, अब तक अभिलेखों में नहीं है, ठीक है। तो किस नगर की बात हो रही है, तो श्रावस्ती की, कौशाम्बी की, पाटलिपुत्र की या चंपा की, ठीक है। तो आप इसके से बताइएगा कि जो कनिष्क के जो कि अब तक अभिलेखों में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा आदि की यहाँ पर तो अभिलेखों में चर्चा की गई है, जबकि श्रावस्ती की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रावस्ती आप इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है, यानी कि इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो सुश्रुत, वाग्भट, चरक या फिर जीवक। तो आप इसका आंसर बताइएगा कौन है, ठीक है। देखिए, चरक और जीवक की अगर बात करें हम, तो इन दोनों अगर बात करें हम, तो जो कि एक आयुर्वेदाचार्य से संबंधित थे और इन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, ठीक है। तो कौन, चरक और जीवक की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से चरक और जीवक को आप ऐसे लगा दीजिएगा। देखिए, उसी के बारे में कहा जाए दोस्तों कि वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में जो कि तक्षशिला प्राचीन समय की गंधार राज की राजधानी थी, ठीक है। और तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्ध का कारण उसकी ख्याति शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। और शिक्षा के केंद्र के लिए ही तक्षशिला प्रसिद्ध है, ठीक है। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा जो कि सामान्य जन दोनों सम्मिलित होते, ठीक है। और कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राज, देखिए, कौशल के राजा प्रसेनजीत और बिंबिसार का राजवेद जो जीवक कनिष्क और राजवेद चरक, ये सब सभी को आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर बातें कही जा रही हैं, वही है, ठीक है, कि बौद्ध विद्वान जो कि वसु, बंधु, चाणक्य आदि ये सभी शिक्षा प्राप्त की थी। और बौद्ध साहित्य से पता चला कि वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि वैदिक और धनुर्विद्या की भी शिक्षा यहाँ पर के लिए प्रसिद्ध है, कौन, तक्षशिला, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्व यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेखों से मिलता है, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्व जो मेघ करवाए थे या करवाए थे, उनकी जानकारी किस अभिलेख से मिलता है। तो ऑप्शन है 1 मिनट दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्व मेघ यज्ञ किए गए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, यानी किस लेख से जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन है सारनाथ लेख से, पेशनगर लेख से, अयोध्या लेख से या फिर हाथी गुफा लेख से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ही बताया जा रहा है, ठीक है, कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्व मेघ यज्ञ किए गए जाने के बारे में जानकारी की बात देखें तो कहाँ से मिलती है। तो आप इससे बताइएगा कि अयोध्या जो कि लेख से हमको 2 अश्व यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि शुंग के द्वारा यहाँ पर किया जाता था, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यही बात कही जा रही है, ठीक है। 1 मिनट देखिए दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग जो कि अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था और इसने बृहदत्त की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना हो गया था, ठीक है। तो आप देखे भी होंगे, ठीक है। तो इसकी अगर अयोध्या लेख से जो है यहाँ से ज्ञात होता है, ठीक है, कि इसने 2 अश्व जो मेघ करवाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, ठीक है। तो यह तो शुंग वंश के बाद अगर देखा जाए हम, ठीक है, तो कौन सा जो वंश था जो भारत पर राज किया था, ठीक है, शुंग वंश के बाद, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, सातवाहन था, कुषाण था, कण्वा था या फिर गुप्त था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कौन था यहाँ पर, तो कण्वा यानी कि कण्व वंश जो था, जो कि शुंग वंश के बाद यहाँ पर इस पर शासन किया था भारत पर, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट है कि शुंग वंश अंतिम राजा देवभूति अपने
अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों के द्वारा मारा गया था, ठीक है, मारा गया था। और वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली थी, ठीक है, वो कंड या कंडिया वन नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंशी था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो कि वर्ण व्यवस्था रक्षक कहा जाता था, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। तो पुष्यमित्र शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सतकर्णी या फिर वासुदेव या समुद्रगुप्त। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि किसे जो कि वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था, ठीक है। तो आप फर्स्ट इसका आंसर बताइएगा, तो कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को जो था वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे क्या है, ठीक है। देखिए, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, प्रभावशाली राज्य कौन था, ठीक है। तो सातवाहन था, पल्लव था, चोल था या फिर चालुक्य था, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमारे आप थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाले क्लास को देख ले। बहुत मैं शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरीक़ा से मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। आपको एक दिमाग में कहानी छप जाएगा, जब कहानी छप जाएगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पुराने वीडियो अगर आप थ्योरी वाले नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाले वीडियो को जाकर देख लें। उसके बाद आप दोस्तों इस क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। बहुत ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 32 नंबर का है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था, सातवाहन, पल्लव, चोल या फिर चालुक्य, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि मौर्यों के बाद अगर दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था तो कौन था, सातवाहन था। कौन था, सातवाहन था, ठीक है। तो आप सातवाहन को आंसर लगा कर निकल जाइए। देखिए दोस्तों, वही बात कही जा रही है, ठीक है, कि मौर्यों के बाद अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था, ठीक है। और पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक यानी कि सिधुक या फिर सिप्रक था, ठीक है, जिसने कंड वंश के राजा सुसीम का वध करके अपना शासन स्थापित किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था। तो जस्ट देखे थे, ठीक है, तो किसका था, तो आप इस आंसर बताइएगा, ठीक है, कि सिमुक जो कि चेर वंश के, चोल वंश के, पांड्य वंश के या फिर सातवाहन वंश के। जस्ट ऊपर देखे, ठीक है, सिमुक किसका था, तो सातवाहन वंश के संस्थापक था। कौन था, सिमुक था, ठीक है। तो आप सिमुक लगाकर आंसर आगे निकल जाइए, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है, कि किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, ठीक है। तो ऑप्शन है कि पान चांग, पान यांग या सी हुआंग टी या फिर हो टी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि कौन जो कि चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था, ठीक है। तो इसका आप आंसर बताइएगा, तो पान चांग। अगर पान चांग की बात करें जिन्होंने कनिष्क को क्या किया था, हराया था, ठीक है, वो चीनी एक जनरल था, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि किस वंश के साम्राज्य की सीमा की बात करें हम तो भारत से बाहर तक फैली हुई थी। तो गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर कुषाण वंश, ठीक है। तो आप इसका आंसर को बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो मौर्य वंश और कुषाण वंश, अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों की सीमा की बात करें हम तो भारत से बाहर तक फैली हुई थी, ठीक है। किसका, तो मौर्य और कुषाण का, ठीक है। चलिए, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मौर्य और कुषाण दोनों साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक विस्तृत फैली हुई थी और सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत है, ठीक है। उसके बाद एक कंधार, काबुल आदि के भाग थे, ठीक है। और कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीपों से बाहर तक फैली थी, ठीक है। और कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में जो कि विंध्य पर्वत तक जो है इसकी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद उत्तर पश्चिम में बात करें अफगानिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार तक क्या इसका विस्तृत है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि बाल विवाह की प्रथा की शुरुआत किसके शासन काल में
प्रथा का किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो आप देख सकते हैं किसके शासनकाल में, तो कुषाण के शासनकाल में जो कि बाल विवाह की प्रथा की आरंभ हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन का आप आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कि इनमें से कौन सा सही है, सो बातें कही जा रही। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा की अगर बात करें हम, तो हड़प्पा सभ्यता हो, और उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ की बात हो रही है कि चित्रित या फिर दूसरा जो मृत भाड़ मिले थे। ठीक है, उसी प्रकार से कुषाण, यहाँ पर गंधार कला शैली के बारे में जानकारी मिलती है। मुगल जो कि अजंता चित्रकला से, या फिर मराठा जो कि पहाड़ी चित्रशैली से। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर कौन सा सही है। देखिए सही शब्द की बात करें हम तो कुषाण, अगर कुषाण की बात करें हम तो गंधार कला शैली के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक है, किसकी? गंधार कला शैली के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लगाकर निकल जाइएगा। देखिए दोस्तों यही बात यहाँ पर कही जा रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि कुषाण जो कि शासक कनिष्क के काल में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, जैसे कि गंधार शैली का और मथुरा शैली का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों, आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी। तो जस्ट अभी हम लोग ऊपर ही पढ़ के आए थे। ठीक है, तो किसके शासन काल में फली फूली थी? तो कुषाणों के समय में फली फूली थी। तो अभी देख सकते हैं कला के मथुरा कला से सब क्या था, कनिष्क के शासन काल में ही सब जो कि फली फूली। ठीक है, उस प्रकार से आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार के राजवंश है और दूसरे सिक्कों की जो कि धातु इनके समय बनाया गया था। ठीक है, तो पहला है कुषाण शासक है, गुप्त है, सातवाहन है या कलचुरी है। एक प्रकार देखा जाए तो याद है यहाँ सुमेलित नहीं की बातें कही जा रही, कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुषाणों की अगर बात करें हम तो आप देख सकते हैं कि कुषाणों ने स्वर्ण एवं तांबा के सिक्के जो कि चलवाए थे, बिल्कुल सही है। और गुप्त की बात करें हम तो स्वर्ण और रजत दोनों चलवाए थे, बिल्कुल सही है। सातवाहन की बात करें तो स्वर्ण नहीं बल्कि सीसा के सिक्के सातवाहनों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कलचुरी की बात करें हम तो स्वर्ण, रजत और ताम्र ये तीनों कलचुरी शासकों के द्वारा चलाया गया था, जबकि सातवाहन के द्वारा कौन था? हमारा स्वर्ण नहीं चलाया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ देखा जाए तो गंधार कला की बात करें तो गंधार कला हो गया, और सूची से मिलाना है जूनागढ़ शिलालेख हो गया, और मिलिंद पन्हो हो गया, और उसके बाद है कि तक्षशिला हो गया। इस प्रकार से सूची 2 में देख सकते हैं मीनांडर एक तरफ है, पत्तिक है, कुषाण है और रुद्रामन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गंधार की बात हो रही है। ठीक है, और गंधार की अगर बात करें हम, ठीक है, तो गंधार की बात करें हम तो ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है, आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो गंधार कला की बात करें, जस्ट हम देखे थे तो गंधार कला की बात कहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कहाँ पर? कुषाण में। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर एक को अगर हम 3 लगा देते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर एक को 3 लगाने के बाद एक ही ऑप्शन कहीं दे ही रहा। ठीक है, और कहीं नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है अगर एक को 3 लगाते हैं तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हम लगा कर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा कर निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, गंधार के कुषाण हो गया, और जूनागढ़ के कहाँ पर? तो रुद्रामन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, मिलिंद पन्हो के देख सकते हैं। ठीक है, उस प्रकार से तक्षशिला की बात करें हम तो हम यहाँ पत्तिक देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आंसर लगा के आप निकल जाइएगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ भी वही चीज़ बात आ जा रहा है। ठीक है, कि गंधार कला की बात करें तो कुषाण से, जूनागढ़ शिलालेख की बात करें हम तो रुद्रामन प्रथम की बात हो रही। ठीक है, मिलिंद पन्हो की बात करें हम तो मीनांडर से, और तक्षशिला की बात करें हम तो पत्तिक से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि अफगानिस्तान का जो बमयान प्रसिद्ध था किसके लिए? हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के कारण, या स्वर्ण सिक्कों के टंकन हेतु, या बुद्ध की प्रतिमा। देखिए बामियान में एक महात्मा बुद्ध की जो कि एक मंदिर बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर जो तालिबानियों के द्वारा उसे बम से लगाकर उड़ा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर, तो आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमा की बातें हो रही है। ठीक है, अफगानिस्तान में से संबंधित बामियान एक जगह है। ठीक है, देखिए वही चीज़ है यहाँ पर कि अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनाए गए थे बुद्ध की प्रतिमाओं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने बुद्ध की प्रतिमा को वही बम लगाकर यहाँ पर उड़ा दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, नेक्स्ट आंसर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, यदि हमारे आप थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे थ्योरी वाले क्लास को देख लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रकार से मैं
एक सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि सभी सब्जेक्ट को मैं इसी तरीक़ा से आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। पहले आपको थ्योरी, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर, थ्योरी क्वेश्चन आंसर, इस प्रकार से आपके सारे पेपर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से शायद ही आपको किसी चैनल पर देखने को मिल रहे होंगे कि पहले थ्योरी पढ़ाते होंगे या उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन कराते होंगे। अक्सर आपको देखने को ही मिल रहा हो दोस्तों कि डायरेक्टली लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आ जाते हैं और वहाँ पर बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको अगले दिन अगले वीडियो में मैं आपको जो है आप उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, ताकि आप उससे बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले हमारे थ्योरी वाले क्लास को देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति के सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी कि भारतीय और यूनानी दोनों की ग्रीक जो कि आकृति का मिश्रण, उसे क्या कहते हैं, गंधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे गंधार कहते हैं, ठीक है, ठीक है, गंधार कला शैली कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, गंधार कला शैली एक विश्लेषण है भारतीय तथा फारसी कला का, भारतीय तथा चीनी का, या भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, भारतीय तथा यूनानी कला का। जस्ट अभी ऊपर हम लोग देखें, ठीक है। तो गंधार कला शैली किसका विश्लेषण है, तो भारतीय तथा यूनानी कला का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा दीजिएगा आंसर। उसके बाद अगला कुछ देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित जो कि अस्त्रित चट्टान या कि शिष्ट का उपयोग माध्यम से होता था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किस मूर्ति कला में बातें हो रही, ठीक है, किस मूर्ति कला में, मौर्य मूर्ति कला में, मथुरा मूर्ति कला में, या भरहुत मूर्ति कला में, या फिर गंधार मूर्ति कला में, ठीक है। तो वही करें, किस मूर्ति कला में सदैव हरित अस्त्रित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किसमें, तो गंधार मूर्ति कला शैली में अगर बात करें हम तो सदैव हरित अस्त्रित चट्टान शिष्ट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए तो अगला आप बताइए क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम बताने की बात है। सबसे पहले कौन आया, तो आप इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सबसे पहले यूनानी, शक और कुषाण, लास्ट में कुषाण को आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से आप पहला ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है, कि यूनानी, शक और कुषाण जो कि इसकी एक विदेशी ये सब क्या थे, आक्रमणकारी थे जो भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। तो यूनानी, शक और कुषाण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको लगाकर निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस, देख सकते हैं यहाँ पर यही है चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है। आइए, तो पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो साइरस था, कैम्बिसिस था, डेरियस प्रथम था, या फिर सहर्ष था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, तो कौन था जो सबसे पहले जो कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, कौन था, तो डेरियस प्रथम था। कौन था, तो डेरियस। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन था, चालुक्य था, पल्लव था, राष्ट्रकूट था, या फिर सातवाहन था। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि सबसे अगर पुराना की बात करें हम तो यहाँ पर सातवाहन जो सबसे पुराना था, ठीक है, जो मैं आपको थ्योरी में पढ़ाया भी हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आद्य सतवाहन जो कि राजाओं के सबसे लंबी सूची किस पुराण से में मिलती है, ठीक है। यानी कि आद्य सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो आप देख सकते हैं वायु पुराण में, विष्णु पुराण में, या फिर मत्स्य पुराण में। तो आप इसका आंसर बताइएगा कि किस पुराण में आद्य सतवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची की पुराण में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से मिलती है तो मत्स्य पुराण से, कहाँ, तो मत्स्य पुराण से जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। उस प्रकार से आगे देखेंगे इसको, देख सकते हैं कि यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है, कि 29 राजाओं की हम जानकारी मिल रहा है मत्स्य पुराण से, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी, तो आप बता सकते हैं इसको जल्दी फास्ट ऐसे बताइएगा कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी। तो सातवाहनों की राजधानी अवस्थित कहाँ थी, अमरावती, नांदेड़, या फिर नाल दुर्ग, या फिर दुर्ग में, ठीक है। तो देखिए सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी, तो अमरावती में। कहाँ, तो अमरावती में राजधानी इनकी अवस्थित थी, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, थोड़ा यहाँ देख सकते दोस्तों कि सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैथन में अवस्थित थी, और पुराणों में इस राजवंश के जो कि आद्र
वृत्त या फिर आर्ध जातीय कहा जाता था। और इनकी आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो अमरावती में, ठीक है। तो अ से आरंभिक, अ से अमरावती, आप याद रखिएगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थान जो कि सातवाहनों की राजधानी था? ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थान जो कि सातवाहनों की राजधानी था? तो प्रतिष्ठान था, नागार्जुन कोंडा था, या साकल, या सयालकोट था, या फिर पाटलिपुत्र था, ठीक है। तो ही है कि कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, तो आप इसको बता सकते हैं आंसर कौन था? तो इसका प्रतिष्ठान कहाँ था? प्रतिष्ठान था, ठीक है। तो आप इसको लगा के निकल जाइए, जैसे हम ऊपर हमने देखे थे, ठीक है। ये प्रतिष्ठान की बातें हो रही, ठीक है, देख सकते हैं ऊपर में भी है। तो बताइएगा 51 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित शासकों में से किसने एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए जो कि एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के लिए, खारवेल के लिए, या गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए, विष्णु शर्मन के लिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किसके लिए हुआ था, ठीक है। तो देखिए, अगर बात करें हम तो एका ब्राह्मण, अगर बात करें जो शब्द प्रयुक्त हुआ था उसके लिए किसके लिए होता है? गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, वही बात बोल रहा है कि सतवाहन शासक जो गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेखों में एका ब्राह्मण कहा गया, और इसका तात्पर्य होता है कि अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक की बातें हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है। तो मैच करने वाले क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए, एक तरफ से राजवंश दिया हुआ और उसकी राजधानी दिया हुआ, ठीक है। तो सुंग वंश हो गया, एक प्रकार सातवाहन हो गया, कदम हो गया, चंदेल हो गया। उधर राजधानी की बात करें हम तो महोबा हो गया, वनवासी हो गया, पैठन हो गया, और पाटलिपुत्र हो गया, ठीक है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। कि सुंग की अगर बात करें हम तो सुंग की अगर राजधानी की बात करें हम तो देखिए, पहले तो आप देखिए सातवाहन की बात करें हम तो सातवाहन की राजधानी कहाँ था? तो यहाँ देख सकते हैं कि सातवाहन की अगर राजधानी की बात करें हम, एक मिनट आप ऑप्शन में देखिएगा, ठीक है। यहाँ से पता चलेगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। इधर ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं, यहाँ पर ये है। देखिए, सुंग वंश की बात करें हम तो सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? ठीक है, तो सुंग वंश की बात की राजधानी देखा जाए तो अभी जस्ट हम लोग देख कर आए थे, ठीक है। तो सुंग वंश की राजधानी कहाँ बनाया गया था? तब पाटलिपुत्र को बनाया गया था, सुंग वंश की राजधानी को बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आप पाटलिपुत्र को यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला दोस्तों सातवाहन। सातवाहन की बात करें तो कहाँ था? जस्ट पढ़े हम लोग से, कहाँ था? तो पैठन था, ठीक है। कदम की बात करें हम तो कदम कहाँ था? बनवासी था। और चंदेल की बात करें हम तो चंदेल कहाँ था? तो महोबा था। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं कि सुंग वंश की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। सातवाहन की कहाँ था? तो पैठन। उसके कदम की बात करें तो बनवासी, और चंदेल की बात करें तो महोबा था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर देख सकते हैं। वही बातें हैं दोस्तों बता जा रही, देखिए। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कालक्रम अनुसार बताने के लिए, क्रम के अनुसार, ठीक है। तो सातवाहन हो गया, वाकटक हो गया, चालुक हो गया। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें हम सातवाहन का, वाका, टक्का और चालुक्य का, दोस्तों तीनों क्रम बिल्कुल सही है, ठीक है। सातवाहन के बाद वाकटक, वाकटक के बाद चालुक्य, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 3 आप इसके आंसर लगा दीजिएगा। कथन है और एक हमारा क्या है? कारण है, ठीक है। तो एक अभिकथन है, कारक है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला बोल रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृतिक एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। और कारण बोल रहा है, कारण बोल रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अनेक भाषाओं को अपनाया था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ बात करें हम तो सातवाहन काल में, ठीक है। तो सातवाहन काल में देखें हम तो संस्कृत के साथ साथ जो कि प्राकृतिक एवं अन्य श्लोक भाषाओं को विकास हुआ। उसके बाद देखते हैं सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, ठीक है। इस प्रकार से आप दोनों को आंसर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। देखिए, देखेंगे सातवाहन शासकों के संदर्भ बातें कही जा रही, ठीक है। कि सातवाहन नरेश जो कि प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, और सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बात हो रही है सातवाहन शासकों की, ठीक है। तो सातवाहन शासकों की बात अगर की जा रही है तो सातवाहन नरेश प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, ऐसा तो बात कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है कि सातवाहन नरेश जो थे प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। सातवाहन काल में कला के
और लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन दिया गया, बिल्कुल सही है। कला और लोक पक्ष की बात करें हम तो अधिक ज़्यादा यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया, तो ऑप्शन दोनों सही है दोस्त, लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसमें हम लोग सब। देखिए दोस्तों, वही बातें हैं कही जा रही, ठीक है, कि सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ और सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक भाषा में श्रृंगार रस का प्रधान रीति काव्य की रचना की थी। और सातवाहन की बात करें हम तो काल में स्थापत्य तथा मूर्ति कला के उदाहरण हमें प्राप्त हुए जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। इसमें बोला कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ से अभिलेख दिया हुआ है, दूसरी तरफ से शासक दिया हुआ, ठीक है। तो अगर इधर देखा जाए तो नासिक है, हाथी गुफा है, भित्री है जो कि, और उसका गिरनार है। और एक तरफ देखा जाए तो इनके जो शासक हैं गौतमीपुत्र हैं, खारवेल है, पुलकेशिन द्वितीय हैं और रुद्ररामन प्रथम है। दोस्तों आप यहाँ पर आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर नासिक की बात करें हम तो जो अभिलेख है अगर उनके शासक की बात गौतमी तो बिल्कुल सही है। हाथी गुफा खारवेल बिल्कुल सही है। गिरनार की बात करें हम तो रुद्ररामन प्रथम बिल्कुल सही है, जबकि भीतरी का पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पर नहीं है, ठीक है दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमारा गलत दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहीं पर बातें कही जा रही देख सकते हैं आप, ठीक है, कि भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो गुप्त शासक स्कंद गुप्त से, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोद अभिलेखों से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को आप आंसर बताइएगा, 57 नंबर का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया, ठीक है, यानी कि किस शासकों को पुराणों में जो कि श्री पर्वतीय कहा गया है, ठीक है। तो वाका, टक को, इच्छाबुक को, शक को या फिर खारवेल को, ठीक है। इच्छवाकु को, शक को, खारवेल को या फिर वाकटक को, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा किसे कहा गया, ठीक है। तो इच्छावाकु को कहा गया, क्या कहा गया, पर्वतीय, श्री पर्वतीय कहा गया, ठीक है। क्या इच्छावाकु को कहा गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको इच्छवाकु को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है 58 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, कि एक प्रकार से कथन है और एक कारण है, ठीक है। तो कथन में बोला जा रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। और उसके बाद कारण की बात करें हम तो उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर कुषाण के बारे में कहा जा रहा है तो ये फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर तो व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी सुसंगठित एक नौसेना उच्च कोटि की थी, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। उनकी जो कि नौसेना उच्च कोटि की यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। इस प्रकार से आ जा रहा, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेडू में खुदाई होने से अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों को प्रसिद्धि के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कुषाण व्यापार का पश्चिमी जो कि विश्व फारस की खाड़ी लाल सागर के जलमार्ग से करता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें बताया जा रहा है कि इन सभी साक्ष्यों से किसी कुषाणों के सशक्त सैनिक उपस्थिति का उल्लेख यहाँ पर नहीं मिलता है, यानी कि पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा का उल्लेख कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप आंसर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप अगर अच्छी लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे आप थ्योरी वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले आप उस थ्योरी वाली क्लास को देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करें, जो आपके काफ़ी लिए एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ, ठीक है, किससे, गिरनार की स्तंभ के लेख से, जूनागढ़ स्तंभ के लेख से, हाथी गुफा के लेख के साथ या फिर सारनाथ के लेख के साथ जुड़ा हुआ, किसके साथ जुड़ा हुआ, तो आप इसका आंसर फास्ट बताइएगा, ठीक है। कि खारवेल, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ, तो हाथी गुफा के लेख के साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि कलिंग का जो कि चेदी वंशीय शासक खारवेल जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास महान सम्राटों में से एक था। उड़ीसा जो कि देखा जाए भुवनेश्वर प्रांत के 3 मील की दूरी पर एक उदयगिरी पर्वत है जिसे हाथी गुफा उसका एक बिना तिथि का
अभिलेख प्राप्त हुआ, ठीक है। और यह अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है और जैन धर्म के भारी झुकाव है, ठीक है। इसको हाथी गुफा के बारे में कही जा रही है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे, ठीक है। तो आप जस्ट ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। आप देख भी सकते कि जैन धर्म के और झुकाव था, तो आप इसका आंसर लगाइएगा फास्ट किसका, तो खारवेल का, ठीक है। तो आप लगा दीजिए यहीं पर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है। तो जस्ट पढ़े थे, अभी तुरंत हम लोग पढ़ के आए भी हैं कि किससे, तो कलिंग, ठीक है। तो कलिंग नरेश खारवेल निम्न से किस वंश से संबंधित है, तो कलिंग से है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लगा कर निकल जाइए, ठीक है। चलिए, कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, किससे था, ठीक है। तो इसका फर्क देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध अगर बात करें हम, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है कि महामेघवाहन वंश से, या चेदी वंश से, या सतवाहन वंश से, या रथ जो कि भोजक वंश से। ठीक है, देखिए चेदी नरेश अगर खारवेल की बात करें हम संबंध, तो चेदी वंश से तो था ही, लेकिन महामेघवाहन वंश इनका नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखे जाए तो 1 और 2 दोनों हमारा हो सकता है, और यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आंसर ई लगा दीजिएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, वही बात यहाँ पर कही जा रही, ठीक है, कि कलिंग चेदी राजवंश के संस्थापक जो कि महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, ठीक है। और इस वंश का जो नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा, ठीक है। और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो खारवेल हुआ था, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है, खारवेल, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा, आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ बातें कही जा रही, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी रोमन शासक जो कि जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र से था, ठीक है। यानी कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र से था, विधि से था, स्थापत्य कला से था, विज्ञान से था, या फिर साहित्य से था। तो आप इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे कि पूर्वी रोमन शासक जो कि जस्टिनियन का जो कि सर्वाधिक योगदान देखा जाए तो विधि क्षेत्र से था, विधि क्षेत्र से था, ठीक है। तो विधि क्षेत्र आपको लगाकर यहाँ से निकल जाइएगा। देखिए दोस्तों, वही यहाँ बातें कही जा रही है कि पूर्वी जो कि रोमन शासक की बात करें हम, जस्टिसियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके अन्य संबंधित सुधारों से मिलती है, और जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण जो कि संशोधनों के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमने मरणोत्तर काल के बारे में जो थ्योरी क्लास में पढ़े थे और उससे संबंधित जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हमने आपको करा दिया, ठीक है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।